मैंने जब रेकी करना शुरू किया था तो अपनी जॉब के लिए किया सबसे पहले। मैं एक सर्विस क्लास फैमिली से आता हूँ। पापा इंजीनियर, घर में सब पढ़े लिखे इंजीनियर और इस तरह की सर्विस क्लास फैमिली, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, पढ़ो लिखो और नौकरी करो। अब जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होनी शुरू होती हैं, आपका ऑरा एक्सपेंड होना शुरू होता है, आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस अपने आप चेंज होता है। यू विल इवेंचुअली एंड अप डूइंग थिंग्स जो आपने कभी शायद सोची भी ना हो। तो आपका जितना ऑरा बढ़ता जाता है, जितनी आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, प्राण ऊर्जा बढ़ती जाती है, बीमारियां भी दूर भागती हैं, परेशानियां भी दूर भागती हैं, अच्छे लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेकी। आज एपिसोड में है हमारे सौरव कालरा। ही इज एन IT एंटरप्रेन्योर। वो दो स्टार्टअप चला चुके हैं, चला भी रहे हैं, बट साथ में वीकेंड पे ही इज अ रेकी हीलर। और अगर उनसे पूछने पे पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि रेकी हीलिंग में उन्हें ज्यादा मजा आता है। बट व्हाट इज रेकी, रेकी कैसे काम करता है, रेकी का क्या प्रोसेस होता है, ये सब उन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर किया। और रेकी से उन्होंने कैसे अपने लाइफ को रीडिजाइन किया, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, कैसे अपने लाइफ के रिलेशनशिप को सब एकदम सिस्टमैटिक ढंग से बना दिया। सो इस एपिसोड में ही हैज शेयर्ड लॉट ऑफ सीक्रेट्स अबाउट रेकी एंड हाउ इट कैन इंप्रूव योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। Let's welcome Saurav into the show. Thank you, my pleasure. So thank you Saurav for coming on the show, and let's jump straight into the topic, क्योंकि ये रेकी और ये सब जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है। जो भी कोई सुनता है उसको लगता है ये क्या चीज़ है, कुछ अजीबोगरीब चीज़ है। बट पहले ये बताइए, रेकी आपकी लाइफ में आया कैसे? ओके, तो मैंने जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी, तो बिफोर दैट ऑल्सो, ड्यूरिंग इंजीनियरिंग ऑल्सो, मुझे माइग्रेन बहुत परेशान करता था। माइग्रेन, ओके। तो एंड इट वाज सीवियर माइग्रेन। हफ्ते में 2 या 3 बार मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ती थी और बहुत परेशान था मैं उससे। लेकिन जब लाइक इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, एंड इट वाज 2009, तो इट वाज अ ईयर ऑफ रिसेशन, इफ यू रिमेंबर। इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या था कि मार्केट में जॉब्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, लोगों की फायरिंग चल रही थी, तो ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, सब लोग अपने अपने घर पे बैठे हुए थे, जितने भी फ्रेशर्स थे सब अपने घर पे थे। तो किसी ने मेरे को ऐसे रिकमेंड किया कि तुम रेकी करके देखो, तुम्हें इससे फ़ायदा होगा। तो मैं सीखने गया कि चलो अच्छा देखते हैं करके क्या होता है करके। तो आई एम ए वेरी लॉजिकल माइंडेड पर्सन। तो मेरे को ना, जब तक किसी चीज़ का लॉजिक समझ में नहीं आए, मेरे को समझ में नहीं आता वो। सिर्फ आप मुझसे ये बोल दो कि रोज़ आप ये करना तो ये ठीक हो जाएगा, आपके ये काम बनने लगेंगे, मैं उनमें से नहीं हूँ कि बस मेरा काम बन रहा है तो मैं कर लूँ, वैसा नहीं हो नहीं पाता मुझसे। तो रेकी में भी इट वाज लाइक दैट फॉर मी कि आपने कहा कि हाथ ऐसे रख के बैठो तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा, घुटनों पे हाथ रख के बैठो तो घुटनों में दर्द ठीक हो जाएगा। और मैं मन में वहाँ बैठ के सोचा था, कहाँ आ गया मैं, कहाँ फंस गया मैं। लिटरली यही मेरी फीलिंग थी, कहाँ फंस गया मैं, क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग कि इतनी मशीनें करोड़ों की बनती हैं स्कैन करने के लिए, कि घुटने का एक स्कैन करने के लिए इतनी महंगी एक्सरे की मशीन बनती है, एंड यू गाइज आर लाइक कि हाथ रखो घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्या मजाक चल रहा है यार यहाँ पर, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो मुझे लगा अंधविश्वास है, लाइक प्लेसिबो हो सकता है, वॉट एवर, बट नॉट समथिंग सिग्निफिकेंट, ठीक है। बट ठीक है, आया 2 दिन का कोर्स था, किया, समझ में आया कुछ, लगा कि चलो ठीक है, कुछ चीज़ें लगी भी कि काम कर सकती हैं, करके देखते हैं। तो करना शुरू किया, तो धीरे धीरे फिर अच्छा, रेकी में आने के बाद ना आपके 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक तो आपका हेल्थ के लिए तो डेफिनेटली होता ही है, आप इसको अपने गोल अचीवमेंट के लिए, अपनी एनर्जी एनहेंस करने के लिए, अपने वाइब्रेशंस को इंप्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैंने रेकी को पहले हेल्थ से पहले तो मैंने जॉब के लिए शुरू किया कि अच्छा जॉब की हीलिंग करके देखता हूँ, जॉब लग रही है कि नहीं लग रही। तो रिसेशन में ठीक है। एंड इट वाज सच अ मिरेकल कि मेरे को रिसेशन के बीच में जॉब भी मिल गई, एंड और अच्छी जॉब मिली। मतलब भले पे स्केल डेफिनेटली उस टाइम पर नहीं मिला था उतना अच्छा, लेकिन मैंने को जॉब भी मिल गई और मैं उसमें काम भी अच्छा कर पाने लगा, और चीज़ें बहुत अच्छी होने लग गई। और धीरे धीरे करके मेरे को रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि कब मेरा माइग्रेन ख़त्म हो गया। माइग्रेन का तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ है कि ख़त्म हो गया, मैं अपने दोस्तों से मिलने बेंगलोर गया हुआ था, और वहाँ पर किसी दोस्त ने पूछ लिया अब तेरे माइग्रेन का क्या हाल है।
एंड इट क्लिक्ड कि अरे ये तो कब से उठा ही नहीं मेरे को। तो वहाँ पर मेरे को लगा कि रेकी काम तो कर रही है टाइप से। वो एक ना एक नहीं होता, आपको मिल जाता है, एक सबूत मिल जाता है कि आपको ठप्पा लग जाता है, हाँ यार ठीक तो हुआ है, इट इज़ वर्किंग। क्योंकि जॉब मिलना तो चलो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन माइग्रेन ठीक होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो ठीक हुआ था एक्चुअली, मैं फील कर रहा था। तो वहाँ पर मेरे को विश्वास थोड़ा सा वो लगा कि कुछ तो है ये। तो फिर मैंने, और बचपन से मेरी अपब्रिंगिंग जो रही है बहुत रिलीजियस टाइप की है, मतलब कि मेरे घर में शिव पुराण, विष्णु पुराण, रामायण तो ना जाने मैंने कितनी बार पढ़ी होगी, गीता घर में पढ़ी जाती थी। तो मतलब बहुत मैंने या तो कहानियाँ सुनते सुनते या खुद पढ़ते पढ़ते बड़ा हुआ हूँ मैं। तो एक स्पिरिचुअल एंगल भी था मेरे अंदर, ठीक है। तो मैंने इसके हायर कोर्सेज, हायर लेवल किए, और भी हीलिंग की मोडेलिटीज़ करी। जैसे 2 दिन के बाद में फिर आपने बड़ा कोर्स किया? हाँ, मतलब ये 2 दिन का कोर्स हुआ, उसके बाद कुछ महीनों बाद मैंने इसके आगे के कोर्सेज करने शुरू किए कि अच्छा देखें और क्या है इसमें। तो फिर और भी मोडेलिटीज़ में गया, जैसे साउंड हीलिंग में गया, क्रिस्टल्स के बारे में आया। तो ये सब चीज़ें जब मेरे को समझ में आनी शुरू हुई ना कि एक्चुअल काम कैसे करती है, मैंने बहुत रिसर्च करी इसके ऊपर कि एक्चुअल में काम कैसे करती हैं ये। और ये सब कुछ मैं सीख रहा था अपने लिए। मेरा कहीं कोई एजेंडा नहीं था कि मेरे को किसी को बताना है, बल्कि मैं तो ऐसा इंसान था किसी को बताता ही नहीं था कि मुझे रेकी आती है। मुझे लगता था लोग सोचेंगे कि ये बाबा बन गया है, ये कैसी कैसी बातें करने लग गया है, तो लोग मुझे जज करेंगे, तो मैं किसी को बताता ही नहीं। ये रिसेशन का असर तो नहीं है? बिल्कुल। तो मैं सिर्फ मेरी फैमिली को पता था और किसी को मैं नहीं बताता था कि मेरे को ये आता है। तो रेकी का सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इसका असर जो था वो मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी फ़ायदा हो रहा था। मैं अपने आसपास इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देख रहा था। अपनी जॉब में मेरे को जो टारगेट्स होते थे उसके लिए मैं इसको रेकी को यूज़ करता था, तो टारगेट बड़ी ईजीली अचीव हो जाते थे मेरे। तो बड़ा मज़ा आता था ये सब करने में मुझे। तो फिर धीरे धीरे करते करते कब इस फील्ड में मेरे को एक इतना मज़ा आ गया था कि एक टाइम पर ऐसा भी हो गया था कि रेकी करे बिना ये तो रोज़ करनी ही है। वैसा भी मैंने अभी भी है खैर, लेकिन वो एक जो किक मिलती है ना कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, आपको इफेक्ट हो रहा है, देन आप एक साइकिल की तरह उसको यूज़ करे जा रहे हो, तो मेरे लिए रेकी वैसे हो गई थी। मतलब आपकी बातों से सुन के ऐसा लग रहा है जैसे रेकी पता नहीं क्या है, क्या ऐसा मतलब गुरु मंत्र है या फिर कोई एक वो क्या बोलते हैं अलादीन का चिराग है, क्या है रेकी? अगर इसके बारे में कुछ बताओ। मतलब अब बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है जैसे रेकी बहुत एक बड़ी चीज़ है जो सबसे छुपी हुई है। हाँ बिल्कुल है। या रेकी वैसे अगर देखें तो एक जापानीज मोडालिटी। अच्छा, जापानीज कॉन्सेप्ट है। जापानीज कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट इट्स प्योरली अबाउट कनेक्टिंग विद द कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी। तो आप इसको थ्रू मेडिटेशन कर सकते हो। उससे डिफरेंट तरीके होते हैं इसके, ठीक है। जो रेकी है वेरी फास्ट एंड यू कैन चैनलाइज दैट एनर्जी। मेडिटेशन में क्या होता है, यू जस्ट रिसीव द एनर्जी, वो अपने आप काम करती है। ओके। रेकी में आप उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो लाइफ में, किस पार्ट में उसको चैनलाइज करना चाहते हो, फाइनेंसेस में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, कहाँ उसको चैनलाइज करना चाहते हो, और वहाँ वो चेंजेस लेकर आती है। तो रेकी आपको एम्पावर करती है, केपेबल बनाती है, आप सब कुछ ना कंट्रोल अपने हाथ में लेने की पावर देती है आपको। अब अगर ये देखोगे तो ऋग्वेद में भी इसका वर्णन आता है कि आपके हाथों में ही उपचार की शक्ति है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं आपको। तो रेकी जो है इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी हैव इन अवर स्क्रिप्चर्स। ओके। तो ये रेकी इज समथिंग लाइक कनेक्टिंग विद दैट। सो दिस इज द रीज़न वी स्टार्टेड दिस एकेडमी ऑल्सो, कि हम ना सिर्फ लोगों को उनको सोल्यूशन नहीं दे रहे, उनको केपेबल बना रहे हैं अपने सोल्यूशन खुद निकालने के लिए। वरना ज़्यादातर लोगों के पास आप जाओ तो वो आपको सोल्यूशन देते हैं। आप जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लोग, राइट, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ले लो, आप प्रॉब्लम लेकर गए, उन्होंने उस सिम्टम की आपको दवाई दे दी, एंड आप वो सिम्टम खत्म हो गया, हो सकता है कल को दोबारा बीमारी लगेगी, आपको फिर से उसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या तो वही बीमारी दोबारा रीअपियर होती है, या कोई और बीमारी होती है, जाना आपको डॉक्टर के पास ही पड़ता है, राइट। दूसरा, लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि भाई ग्रह खराब चल रहे हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चे की शादी नहीं हो रही, या हमारे जॉब नहीं लग रही, या बहुत टेंशन चल रही है रिलेशनशिप में, कुछ भी प्रॉब्लम लेकर गए, उसको ठीक किया, फिर दोबारा गए, फिर दोबारा गए, लाइक आप बार बार जा रहे हो, कई बार तो सोल्यूशन मिलता भी नहीं है, फिर भी लोग जा रहे होते हैं। सेम केस विद वास्तु ऑल्सो, आज गए, फिर कोई और प्रॉब्लम आएगी, फिर जाओगे। इस तरह से आप देखोगे तो सब लोगों को ना बार बार जाना पड़ता है, कि अंदर से इंसान केपेबल नहीं बनता। आप अगर उस पे आओ तो कभी लोग मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम आई है तो 40 दिन का गुरुद्वारे का नियम ले लेंगे, या फिर मंदिर का नियम ले लेंगे, वो ठीक हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे, उसके बाद फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर से वो शुरू करेंगे। तो सब कुछ हम बाहर सोल्यूशन बाहर ढूंढते हैं, हम खुद को इतना केपेबल नहीं मानते कि हम इसका सोल्यूशन खुद निकाल पाएंगे। तो जो हीलिंग मोडेलिटीज है, नॉट जस्ट रेकी, मैं कई सारी चीज़ें और भी यूज़ करता हूँ, जैसे क्रिस्टल्स हो गए, साउंड हीलिंग हो गई, डिपेंडिंग ऑन किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब आप वो करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो आपकी खुद की इतनी वाइब्रेशंस हाई होने लगती हैं कि आप उन प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर पाते हो। अगर किसी ग्रह की एनर्जी आपके लिए लेट से ख़राब भी है, आपको नहीं फेवर कर रही, लेकिन जब आपका ऑरा पावरफुल होना शुरू होता है ना,
तो फिर वो ग्रहों का इफेक्ट भी आपके ऊपर कम हो जाता है, आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना पहले कर रहा था। तो आपका जितना ऑरा बढ़ता जाता है, जितनी आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, प्राण ऊर्जा बढ़ती जाती है, बीमारियां भी दूर भागती हैं, परेशानियां भी दूर भागती हैं, अच्छे लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रेकी। आपने है ना ऑरा के बारे में बात की, तो ये मतलब ऑरा क्या चीज़ है और कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे ग्रहों से कनेक्ट करना है, मतलब थोड़ा बहुत बताइए सो दैट मेरे लिसनर थोड़ा समझ भी पाएँ और इसको अंडरस्टैंड भी कर पाएँ। डेफिनेटली ऑरा जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे चारों तरफ। ओके, साइंस की भाषा में आई एम आल्सो कैरिंग सम ऑरा। यस, एवरीवन कैरीज सम ऑरा। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी के थोड़ा सा दूर से स्टार्ट होती है और कई फीट कई मीटर तक जाती है। अच्छा, फिर वो ऑरा आ कहाँ से रहा है, मतलब इट इज वाइब्रेशन से? हाँ, इट इज अ वाइब्रेशन। ऑरा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इट्स ऐसा कहते हैं ना, लाइक हमारी बॉडी जो होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एमिट करती है। जो सेल्स हैं, जो सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं और वो सब घूम रहे हैं, उनसे एक कुछ नो, नॉट थ्रू दैट। ओके, बट डेफिनेटली हम उसमें जब अपना कोर्स करवाता हूँ तो उसमें समझाता हूँ कि सेल्स वाला कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की एक वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। बट ये जो ऑरा है ये और भी कई सारे फैक्टर्स से क्रिएट होता है, जैसे हमारे चक्रास की एनर्जी कैसे है, क्योंकि हमारे जो हर चक्रा क्या होते हैं? तो हमारी अभी आज का जमाना है चैट जीपीटी का, आप हमें चक्रा सिखा रहे हो। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नहीं, मैं जस्ट मतलब अपनी क्यूरियोसिटी से पूछ रहा हूँ, चक्रा और ऑरा मतलब दे आर वेरी मच इंटररिलेटेड। अच्छा, दे आर कनेक्टेड। ओके, तो जो चक्रास होते हैं, अगर आप साइंस की भाषा में देखो तो जो नर्व्स के प्लेक्सस होते हैं, सेंटर्स गुच्छे बनते हैं यहाँ पर। हाँ, तो वो जो होता है जहाँ पर नर्व्स आकर जुड़ रही होती हैं वहाँ पर उनको हम चक्रास बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, अच्छा, सारी नर्व्स जहाँ जुड़ रही हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो रही है। राइट, तो वहाँ से उसके आसपास के एरियाज को एनर्जी सप्लाई करने का काम वो चक्रास करते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा वो आपकी पर्सनैलिटी को एम्पावर करते हैं, आपके ऑरा को एम्पावर करते हैं। तो ये, और इसके थ्रू एज ए रिजल्ट आपका ऑरा क्रिएट होता है। तो अब ऑरा आपके थॉट से भी इफेक्ट होता है, आपके इमोशन से भी इफेक्ट होता है, आपके आसपास की जो एनर्जी होती है उनसे भी इफेक्ट होता है। अब जैसे मान लो आप किसी ऐसी जगह पर जाओ या किसी ऐसे लोगों से मिलो जो कि आपको अच्छे या आप नहीं भी जानते, अभी सिर्फ आप एयरपोर्ट पे मिल रहे हो किसी से, और कुछ लोगों से आपको मिलते ही बात करने का मन करता है। राइट, और कुछ लोगों से आप नाम भी पूछना दोबारा नहीं समझते कि लाइक इससे तो बात नहीं करूँगा, दूर जाके बैठ जाओगे। तो दिस इज ऑरा इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, कि अभी आपने बात भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको एक फीलिंग आ गई कि ये इंसान कैसा होगा। तो दैट इज योर ऑरा। मतलब आप एक कमरे के अंदर जाते हो तो आपको पता लग जाता है किससे मेरे को बात करनी है, किससे नहीं करनी है, मतलब वो अंदर से फील आ जाता है। बिल्कुल। और सामने वाले को भी आ जाता होगा। सेम, बिल्कुल, सामने वाले को भी आ जाता है। जैसे आप खुद, जैसे आप फील कर पा रहे हो किसी के बारे में, तो दूसरे भी आपके बारे में फील करते हैं। जैसे कई बार आप इसका एग्जांपल ऐसे देखो, लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू दिया तो आंसर सारे सही दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, अब आप भी अपनी कंपनी में इंटरव्यूज लेते होगे या मैं अपनी कंपनी में इंटरव्यू लेता हूँ। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा, अगर 3 कैंडिडेट हैं, एक ने बहुत अच्छे आंसर दिए, ठीक है, एक ने थोड़े कम अच्छे आंसर दिए, ठीक है, 1-2 आंसर गलत भी हो गए, ठीक है, लेकिन आपको मन कर रहा होगा उसको ले लूँ जिसने 1-2 आंसर गलत किया। आप कहोगे थोड़ा तो इंसान सीख भी जाता है, इतना चलता है। आप कहोगे आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को मन कर रहा है मैं इसको लूँ। आप समझ रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने स्टार्ट किया ये। आई डोंट नो व्हाई, मतलब लॉजिकल रीजन नहीं है मेरे पास, मेरे को अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि मैं इसको सिलेक्ट करूं। किसी भी डिसीजन मेकिंग में हो सकता है, वो कोई चीज़ खरीदते टाइम हो सकता है, किसी से डेटिंग करते टाइम हो सकता है, कोई बिजनेस डील करते टाइम हो सकता है, कि आई डोंट नो व्हाई बट मेरे को अंदर से लग रहा है कि मैं ये ना करूं या ये करूं, ये कर ही लूं। हाँ, ठीक है। तो ये जो रीजंस हैं, ये जो आपका ऑरा होता है, ये आपको जोड़ता है ऐसे लोगों के साथ। कुछ लोगों के साथ आपके पास रीज़न नहीं होता दोस्ती बढ़ाने का, अपने आप ही दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है। और कुछ लोगों के साथ आपको पता है मेरा क्लाइंट है, प्रोबेबल क्लाइंट हो सकता है, इसके साथ नेटवर्किंग करनी चाहिए, रिलेशन इंप्रूव करना चाहिए, पर आपको अंदर से ज़ील नहीं आएगी उससे बात करने की, अंदर से आपको इच्छा नहीं होगी उसको ज़्यादा एफर्ट लगाने की, या आपको मज़ा नहीं आएगा उसके साथ। राइट, तो सिमिलरली तो ये जो फीलिंग है ये ऑरा से जनरेट होती है। सो अभी तक जैसे अपन ने जो बात की रिकी के बारे में बात की, देन रिकी से अपन पीछे आए ऑरा के साथ में चक्रा। राइट, ठीक है,
तो ये सब इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। मैं एक टाइम के लिए मान लेता हूँ सब इंटरकनेक्टेड है। बट ये फिर इससे फिर पैसे कैसे मिलते हैं, मतलब फाइनेंस कैसे ठीक हो जाता है, नौकरी कैसे मिलती है? राइट। तो देखो मतलब एक मैं बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ जो मेरे लिसनर्स को भी ये मन में चल रहे होंगे। बिल्कुल चल रहे होंगे। एंड देखिए होता क्या है, जब हमारा जो ऑरा होता है, ठीक है, अब अगर मान लो किसी के ऑरा में ना ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, या किसी के इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, किसी के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो ऑरा में आप जैसी एनर्जी लेकर घूमते हो ना, आप देखना आपके आसपास वैसे ही लोग बार बार अपीयर होते हैं। ओके। वैसे ही बार बार अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सिचुएशंस अपीयर होंगी, वैसी घटनाएं बार बार घटेंगी। तो वो क्या है कि आप एक पैटर्न अपने साथ लेके घूम रहे हो। ओके, ठीक है। कई लोग कहते हैं ना मेरे साथ तो हर जगह ऐसा ही होता है, मेरे को पता था मेरे साथ यही होगा, राइट। तो वो मेंटल नहीं है उनका, उनके ऑरा में ऐसा है कि वो एक्चुअल में उनके साथ वैसा होता है। फिर अब उनको थॉट्स के ऊपर ब्लेम नहीं किया जा सकता उनको, राइट। तो वो क्या होता है कि जब आपके ऑरा में अगर आप अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हो, आपने अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को हटाने की एनर्जी क्रिएट करी, एंड मनी अट्रैक्ट करने की एनर्जी क्रिएट करी, तो वो अपने आप पैसा रास्ता अपने आप बन जाएगा। ओके। कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा आपको नहीं पता। तो जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, ठीक है, मैंने जब रेकी करना शुरू किया था तो अपनी जॉब के लिए किया। सबसे पहले मैं एक सर्विस क्लास फैमिली से आता हूँ, पापा इंजीनियर, घर में सब पढ़े लिखे इंजीनियर, और इस तरह की सर्विस क्लास फैमिली, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, पढ़ो लिखो और नौकरी करो, यही कॉन्सेप्ट होता है। पढ़ो लिखो इंजीनियर बनो, हाँ इंजीनियर बनो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे करो, ये हमारे लाइफ का एक फ्लो चलता है, राइट। यस यस। तो अब जब मैं रेकी में आया, अब जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होनी शुरू होती हैं, आपका ऑरा एक्सपेंड होना शुरू होता है, आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस अपने आप चेंज होता है। यू विल इवेंचुअली एंड अप डूइंग थिंग्स जो आपने कभी शायद सोची भी ना हो, ठीक है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को लगा कि यार मेरी आंखें थोड़ी बचपन से कमज़ोर थी, बहुत बचपन से, ठीक है। तो मेरे को लगा यार ये कंप्यूटर वाली जॉब मैं लाइफ लॉन्ग तो नहीं करना चाहता, आई नीड टू हैव समथिंग ऑन माई ओन। और उस टाइम पर 2009 में इंडिया में स्टार्टअप कल्चर जीरो था, 9, 10, 11, 12 कोई कल्चर नहीं था उस टाइम पर। स्टार्टअप का नाम नहीं था इंडिया में, एंटरप्रेन्योरशिप कोई वर्ड यूज़ नहीं करता था इंडिया में उस टाइम पर। ये तब की बात बता रहा हूँ मैं। और तब मैंने अपने लिए एनर्जी क्रिएट करना शुरू किया कि कैसे मैं अपना एक बिजनेस हो मेरा। तो मैं सिर्फ अपने लिए ये एनर्जी क्रिएट करता था रेकी से, हाँ रेकी से, कि मैं रेकी एंड क्रिस्टल से एनर्जी क्रिएट करता था कि मेरे पास एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर लिया है मैंने। इस तरह से जो भी इसका प्रोसेस था वो मैं करता था। 2012-13 में आते आते अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी थी। अपना मैंने एक फूड प्रोसेसिंग की कंपनी स्टार्ट करी विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, एंड उसका कैसे मेरे को आइडिया आया, कैसे मैंने उसको लॉन्च किया, वो मैं खुद भी नहीं जानता। और उसको करते मेरे को को-फाउंडर भी मिल गया, मैंने उसका सब कुछ इतना स्मूथली और अपने आप होता गया। गवर्नमेंट के सारे पेपर वर्क, ये वो सारी चीज़ें ऐसे अपने आप होती गई, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में लाइसेंसिंग की बहुत ज़रूरत होती है, वो इतनी इजीली नहीं मिलते थे उस टाइम पे। अब तो मोदी गवर्नमेंट ने फिर भी बहुत नॉर्म्स ईजी कर दिए। पहले के जो नॉर्म्स थे वो बहुत फाइलें लटकाने वाले नॉर्म्स हुआ करते थे। तो मेरे पेपर वर्क भी सारे क्लियर हो गए, सब कुछ हो गया। मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ शायद मैंने ही किया है, तो वैसा वाला है। तो इट इज़ अ जर्नी जहाँ पर मैंने रेकी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपने, नॉट जस्ट जॉब के लिए, बट अपने बिजनेस क्रिएट करने के लिए, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए। सो रेकी वर्क्स ऑन अ वेरी सटल लेवल, जहाँ पर आपकी वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, एंड देन मनी ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स कमिंग टू यू, नॉट जस्ट मनी बट पीपल, एवरीथिंग। तो आप में रेकी से आपने आपको लाइफ को एकदम ठीक किया, धीरे धीरे संभाला और इसको एक ट्रैक पे ले आए। तो उसके बाद में आपने रेकी दूसरों को भी सिखाना शुरू किया। तो उनकी लाइफ में क्या क्या चेंज हुए, अगर उनकी लाइफ के कुछ अगर 2-3 अगर आप इंसिडेंट बताएंगे, और क्या क्या उन लोगों ने पाया और क्या क्या ठीक हुआ, या फिर ऐसा बोलो कि आपके टॉप 3 या 5 रेकी के एक्सपीरियंसेस क्या हुए आपके स्टूडेंट्स को। राइट। देखो रेकी में जो मेरी जर्नी एज ए टीचर या मेंटोर कह लो, जो भी कह लो आप, तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मतलब मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं ये सब करूँगा, ठीक है। तो लेकिन मेरे को ये करने में बहुत मज़ा आने लगा था, मेरे को लोगों को बताने में अच्छा लगता था कि ताकि लोगों को इंस्पायर करना अच्छा लगता था कि आप लोग भी करो इसे। मतलब आप जहाँ बैठते थे आप रेकी की बात करते, जो भी ज़रूरतमंद मेरे को दिखता था कि इसको यार रेकी मदद कर सकती है, बहुत परेशानी में है, व्हाई नॉट हेल्प देम। मेरे को ऐसी फीलिंग आती थी, इनको एटलीस्ट बता तो दो, उसके बाद करें या ना करें वो उनकी मर्जी है, तो एटलीस्ट बता तो दो। तो सिंगिंग बोल्स वगैरह इतने पावरफुल टेक्निक्स हैं ये साउंड हीलिंग की, कि फिजिकल हीलिंग के लिए तो किसी को अगर बड़ी बड़ी बीमारियां हैं तो बहुत हेल्प करती है इसमें। तो मैं ना पार्क साउंड हीलिंग, हाँ साउंड हीलिंग, ठीक है। तो मैं पार्क में जाता था और वहाँ पर लोगों को साउंड हीलिंग के सेशंस देता था फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरे को खुद करना अच्छा लगता था।
ओके तो आई हैड माई ओन बिजनेस, अदर थिंग्स वर गोइंग ऑन, आई वाज अर्निंग गुड, बट आई वाज डूइंग दिस फॉर अदर्स कि मैं इनको बताऊंगा। सुबह शाम जब भी सुबह के टाइम जाता था मैं, अच्छा, और आधा 1 घंटा लगा के आता था पार्क में। किसी ने किस ले लिया सेशन तो ठीक, नहीं ले लिया तो मैं अपना हीलिंग वीलिंग करके वापस आ जाता था। तो वहाँ से करते 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 फिर मेरे पास ना कुछ क्रिटिकल केसेस भी आए हीलिंग के लिए। तो एक केस मेरे को अच्छे से याद है, जो कि ना एक लेडी का है, उनका लीवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था और मेदांता गुड़गांव में ही, ठीक है। एंड लीवर ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन होता है बहुत क्रिटिकल होता है। एक तो सर्जरी भी बहुत क्रिटिकल होती है, उसके बाद में पोस्ट सर्जरी अगर लीवर बॉडी एक्सेप्ट कर ले तो फ़ायदा है उस सर्जरी का। जनरली क्या होता है, वो बॉडी रिजेक्ट कर देती है उस लीवर को जो एक्सटर्नल डाला जाता है, ठीक है। तो वो ऑपरेशन हुआ उनका, और लेट से 1 तारीख की रात को लेट से वो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। तो 2 तारीख की रात को लगभग 3 बजे के आसपास मेरे को फ़ोन आया कि 3-4 बजे के आसपास कि डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि वो लीवर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है बॉडी, और इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है बॉडी में, क्योंकि बॉडी तो उसको मारने की कोशिश कर रही है ना, तो उस लीवर को मारने की कोशिश, उसको एनर्जी सप्लाई नहीं दे रही है, उसको ब्लड नहीं दे रही है, जो भी होता हो, आई डोंट नो मेडिकल टर्म्स, बट वो बॉडी में सड़ रहा है वो, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अब इन्फेक्शन को जब तक कंट्रोल करने के लिए हम दवाई डालेंगे कि कौन सा दवाई डलनी है, क्या करना है, तब तक तो पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा, वी नॉट बी एबल टू सेव हर। 3-4 घंटे का उन्होंने टाइम बोला था कि बस इतना ही है। उसके बाद जो है हमने आपको फ़ोन आया? हाँ, उनके फ़ोन आया, तो हमने उनकी रेकी आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस हीलिंग उनकी स्टार्ट करी। आई हैव अ टीम ऑफ हीलर्स ऑल्सो। तो मैंने फ़ोन पे, हाँ, तो मैंने सबको फ़ोन किए कि भाई ऐसे ऐसे इमरजेंसी हीलिंग है, लेट्स ट्राई अवर बेस्ट। उनकी हीलिंग स्टार्ट की। दिस इज़ 2018 की आसपास की बात है, ठीक है। एंड उनकी धीरे धीरे करके तबीयत इंप्रूव होनी शुरू हुई, पैरामीटर्स इंप्रूव हुए, टाइम लगा उनको धीरे धीरे, बट टिल डेट द लेडी इज़ अलाइव and she is able to walk, she is able to do all of her things like normal, as a normal person, not completely normal, but as a she is living a normal life. तो this is a big miracle कि जहाँ पर वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और वहाँ से पेशेंट बच जाए, जहाँ डॉक्टर बोल चुके हैं कि अब कुछ नहीं कर सकते हम, बाय द टाइम वी विल डू समथिंग, शी विल बी तो वहाँ से यहाँ तक आना बहुत बहुत मेरे लिए ना बहुत ऐसा एक इंसिडेंट था जिसने मुझे ये कॉन्फिडेंस भी दिया और ये जज्बा भी दिया कि यार लोगों को कितनी ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, जिस उनको अगर नहीं पता होता इसके बारे में तो वो कुछ नहीं कर पाते इससे, राइट। बिकॉज हमारा सबसे आज की डेट में अगर आप देखो तो ज़्यादातर लोगों का जो विश्वास है, जो एक सहारा है, वो मेडिकल साइंस है, राइट। तो हम कोई भी प्रॉब्लम है सबसे पहले हम लेके वहीं भागते हैं, और इवन आई वुड से तो इमरजेंसी केसेस के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन वही है, क्योंकि दे हैव सच प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू हैंडल सच केसेस। बट ये भी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो बहुत कारगर हैं, बहुत पावरफुल हैं, और कई केसेस में बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स होते हुए देखे हैं मैंने। तो ये तो हो गया हेल्थ से रिलेटेड। एक और केस मैं आपको बताऊंगा। एक लड़की किसी के रेफरेंस के थ्रू हमारे पास केस आया था, एंड शी वॉज इन सीवियर डिप्रेशन। उसने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करी थी, सुसाइड, ओके, ठीक है। एंड उन्होंने मेरे से, फिर मैंने उनको कोर्स करवाया, मैं उनको गाइड करता था उनके हीलिंग के लिए और सब चीज़ें करता था। उनका तो ऐसा केस था, जब कभी भी मेरे को उसका फ़ोन आता था ना, तो आई वुड टेक दैट कॉल इमीडिएटली कि कहीं ये उस मोमेंट पर ना हो कि ये फिर से कुछ कर ले, तो मैं उतना उसके लिए कंसर्न रहता था। तो उसको गाइड करता था, उसको क्रिस्टल्स बताए मैंने, कौन से क्रिस्टल्स यूज़ करो, सब कुछ किया। एंड उसकी लाइफ, अगर आप उसके टेस्टिमोनियल्स देखोगे ना, उससे अगर कभी शी हैज़ कम टू अवर रिट्रीट्स ऑल्सो, एंड शी इज़ कम्प्लीटली अ चेंज्ड पर्सन। शी सेज हरसेल्फ कि मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं ऐसी भी कभी हो सकती हूँ, ऐसा मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं कभी अपने आप को इस पर्सनैलिटी में इमेजिन ही नहीं करती। तो रिकी इज़ वेरी पावरफुल इन मेंटल, जहाँ पर डिप्रेशन है या इस तरह की इंसोम्निया है, OCD है, इस तरह के केसेस में भी बहुत अच्छा हेल्प करती है ये। कोई फाइनेंस का कोई है केस? यस, फाइनेंस के भी केसेस हैं, बहुत सारे हैं एक्चुअली। ओके, मैं एक केस बताता हूँ आपको। तो उनका क्या था कि उनके स्टोन्स का काम था, ये जो ज्वेलरी के जो स्टोन्स होते हैं ना, इसका उनकी काम था उनकी अच्छा काम हुआ करता था। और वो जैसे जो क्रिस्टल्स वगैरह हो गए ना, सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड जेम स्टोन्स, इसका काम था उनका, ठीक है। उनकी अपनी फैक्ट्री थी और कारीगर काम किया करते थे, 40-50 वर्कर्स होते थे उनके पास, इतना बड़ा काम था। जब वो मेरे पास कोर्स करने, जयपुर में एक बार मैं कोर्स कंडक्ट कर रहा था। अच्छा, जयपुर में? हाँ, तो वहाँ पर वो मेरा कोर्स अटेंड करने आए थे। तो उन्होंने बताया कि सर मेरा इतना इतना काम था, आज की डेट में मेरा पूरा काम बंद हो चुका है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, और मेरे को बच्चों की फीस देने के लिए भी अपने रिश्तेदारों से पैसे लेके अभी मैं कि जैसे तैसे कर रहा हूँ, बच्चे मेरे कॉलेज में, ठीक है। तो सोचो वहाँ से काम एकदम ज़ीरो आ चुका था उनका, ठीक है। तो
मैंने उनको कुछ स्टोन्स बताया, मैंने कहा आप रोज़ रेकी करो अपनी, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी रेकी करिए। और कुछ मैंने उनको प्रोटोकॉल्स बताए, चीज़ें बताई जो भी उनके लिए ज़रूरत था वो किया उन्होंने। वो वहाँ से उनका जो ग्राफ है ना वो सीधे हम ऊपर की तरफ ही है। तो मुझसे काफ़ी बड़े हैं एज में, ठीक है, लेकिन वो जो ग्रेटिट्यूड देते हैं, जो रिस्पेक्ट देते हैं कि सर आपकी वजह से मेरे ये काम जो है ना, ये हम सोच भी नहीं सकते थे इतनी जल्दी सुधर जाएगा। तो उनका काम दोबारा चला, कुछ नई चीज़ें उन्होंने करी, जो वो कर सकते थे वो किया। जहाँ कहीं उनके पैसे फंसे हुए थे उसके लिए उन्होंने रेकी पूछा कैसे करनी है, तो वहाँ से पैसे उनके वापस आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई उनके साथ जो मेरे को भी लगता है कि अगर किसी को रेकी नहीं आती है उसको आप बता रहे हो तो वो मिरेकल ही कहेगा उसको। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। तो ये तो जो आपने लीवर का एग्जाम्पल बताया, देन जो सुसाइड जो लड़की करने वाली थी, और ये भी एग्जाम्पल, ये इस तरह के एग्जाम्पल ऐसे लगते हैं जैसे मतलब मेरे को सुन के भी गूज बम्स हो रहे थे, मतलब जो सुसाइड वाला केस सुन के। लेकिन ये फिर रेकी फिर सब लोग यूज़ क्यों नहीं करते हैं हॉस्पिटल में? मतलब जो आपने बताया लीवर उनका ठीक मतलब धीरे धीरे ठीक हो गया, फिर हॉस्पिटल्स में सब जगह यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? और या ये इसको पॉपुलर नहीं किया जा रहा है, या फिर इंटेंशनली इसको छुपाया जा रहा है, या मतलब क्यों? मतलब ओके, सो इसके ना कई सारे आंसर्स होते हैं। एक आंसर उसमें से एक ये भी होता है कि रेकी भी ना सब तक नहीं पहुंचती। जिनके थोड़े कर्म अच्छे होते हैं, जिनका टाइम आता है उन्हीं को मिलती है। दूसरा एक चीज़ ये भी है, लेकिन अगर आप देखो वेस्ट में जाके तो कई हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी रेकी एज ए डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है। अब इंडिया में भी इनफैक्ट मैं सुन रहा हूँ कि कई नर्सिंग होम्स में बड़े हॉस्पिटल्स में रेकी प्रैक्टिशनर्स को रख रहे हैं। अब थोड़ी सी अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने जैसे कहा कि सब लोग क्यों नहीं करते, तो उसका रीज़न एक ये है कि इसकी ना जो साइंटिफिक अप्रोच है ना वो बहुत कम है। क्योंकि मैं जैसे कोर्सेज कंडक्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं साइंटिफिक अप्रोच से सिखाता हूँ कि ये चीज़ काम क्यों करती है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को रिजल्ट ओरिएंटेड आप सिर्फ करोगे ना तो क्या होता है कि आप सिर्फ वो अंधविश्वास है कि जैसे लोग भगवान बदलते हैं ना कि हम जी 10 साल से शंकर जी के मंदिर जा रहे थे, आजकल साईं बाबा के मंदिर जाना शुरू कर दिया टाइप से। तो ये वो चीज़ है कि वहाँ से अब काम हो रहा है तो वो कर रहे हैं, ये वैसा हो जाता है। लोग ये नहीं समझते कि पावर तो एक ही है, राइट। तो रेकी में क्या है कि अगर आप लोग साइंस समझाना शुरू करें इसकी, ये कैसे काम करती है, कैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं, तो मुझे लगता है लोग इसको ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाएंगे। और जो एक मैंने कहा ना, मेरे अंदर खुद एक ब्लॉक था, मैं लोगों को बताता नहीं था कि मुझे रेकी आती है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था लोग मुझे जज करेंगे, राइट। तो सिमिलरली आज भी कई लोग ऐसी जगह पर होंगे जिनको लगता होगा लोग मुझे जज करेंगे, मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, लोग मेरे को कहेंगे भाई ये तो क्या चक्करों में पड़ गया, राइट। बट अगर इसकी अवेयरनेस आएगी, इसकी साइंस एक्सप्लेन की जाएगी लोगों को, तो वो टैग्स हट जाएंगे, वो टैबू खत्म हो जाएगा कि ये कोई अंधविश्वास है या ये कोई बाबाओं वाली चीज़ है। नहीं, मैं एक आज की डेट में बढ़िया कॉर्पोरेट लाइफ जीता हूँ। मैं पूरा ऐसा नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ तो मैंने सारी अपनी नॉर्मल लाइफ ख़त्म कर दी है। नहीं, मैं पूरा अपनी फैमिली लाइफ को भी एंजॉय करता हूँ, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को भी एंजॉय करता हूँ, मैं सोशलाइज भी करता हूँ, मैं क्लबिंग भी करता हूँ, साथ साथ में मेडिटेशन भी करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ। तो मैं ये कहता हूँ जितनी भी स्पिरिचुअल टेक्निक्स है ना, अगर हम गृहस्थ में हैं तो स्पिरिचुअल टेक्निक्स को हमें यूज़ करके अपनी गृहस्थ लाइफ को इम्प्रूव करना है, ना कि हमें स्पिरिचुअलिटी में इतना चला जाना है कि गृहस्थ खराब हो जाए। तो हमें स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करना है। बैलेंस से ज़्यादा मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो ना, उसके लिए आप स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करो, रेदर देन कि आप स्पिरिचुअलिटी में इतने चले जाओ कि आप शायद मटेरियलिस्टिक लाइफ से आपका मन ही खत्म हो जाए। तो ये भी ना एक चक्रास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वैसे, अगर मैं आपको बताऊँ अगर टाइम हो तो, कि हमारे जो नीचे के 3 चक्रास होते हैं ये हमारे मटेरियलिस्टिक लाइफ के होते हैं, और जो ऊपर के 3 चक्रास होते हैं, ऊपर के 2 चक्रास और कह लो, तो वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम मेडिटेशन वगैरह करना शुरू करते हैं ना, तो ऊपर के चक्रास इंप्रूव होने लगते हैं हमारे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ, ठीक है। लेकिन हमें मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए चाहिए नीचे के चक्रास। तो क्या होता है, इसीलिए आप अगर देखो जो लोगों को मेडिटेशन शुरू करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद फिर उस रास्ते पर इतना चलने का मन करता है कि उनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ और ख़राब होने लग जाती है। फिर लोग कहते हैं जब से मेडिटेशन शुरू किया और धंधा ख़राब हो रहा है आजकल। तो रीज़न इज़ आपके नीचे के चक्रास भी पावरफुल हुए नहीं थे, आपने ऊपर और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, तो आपका मन भी उसी तरह की चीज़ों में लगेगा, आपके संजोग भी उसी तरह की चीज़ों के बनेंगे। लेकिन अगर आप 7 चक्रों पे काम करते हो तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी इंप्रूव होती है, साथ साथ आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ भी प्रॉस्पर करती है, आपको मज़ा आता है उस लाइफ को जीने में। तो दिस इज़ बिग कॉन्सेप्ट विच एवरीवन शुड नो, कि सिर्फ मेडिटेशन करने से मटेरियलिस्टिक लाइफ इंप्रूव नहीं होती। कई बार ना लोग सबको एक थंब रूल की तरह सोल्यूशन दे रहे होते हैं कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेडिटेशन करो। आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, हर कोच को देखो तो हर कोई मेडिटेशन की बात कर रहा है कि मेडिटेशन करो। बट आप पहले देखो कि आपको रास्ता कौन सा चुनना है,
कि आपको अगर मटेरियलिस्टिक लाइफ इंप्रूव करनी है देन मेडिटेशन को किस तरह से यूज़ करना है ताकि आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ इंप्रूव ही हो, टू मेक श्योर दैट हैपन। तो ये आपने बहुत ही अच्छा बताया, और इससे मतलब अब एक है ना, मतलब आपने जो मेडिटेशन की बात की उससे मेरे को एक नया सवाल मेरे मन में आ रहा है, और ये सवाल मेरा खुद का है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से मैं विपश्यना करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं वो सुदर्शन क्रिया करना चाह रहा हूँ, और मैं माइंड वैली के भी बहुत सारे कोर्स करता हूँ, विशेन लखियानी, उनकी भी जो मेडिटेशन है 6 फेज ऑफ मेडिटेशन, वो भी कभी कभी सुन लेता हूँ, 6 स्टेप। फिर उसके बाद में एक हेड स्पेस ऐप है, फिर एक काम ऐप है, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं मेडिटेशन करने के, और मैं इनमें से कोई एक चुनना चाह रहा था, और हुआ यह है मैं कोई भी बात चुन नहीं पाया हूँ, और एक्चुअल में मेडिटेशन कर नहीं पाया हूँ। तो कौन सा पाथ मैं चुनूँ मेडिटेशन के लिए, और या फिर ऐसा कहिए कि मुझे कोई वाई नहीं मिल रहा है कि कौन सा पाथ मैं चुनूँ, मैं विपश्यना करूँ, मैं सुदर्शन क्रिया करूँ, या माइंड वैली, या फिर कुछ पहाड़ों पे जाऊँ, या okay. It's a very it's a question I think which everyone, not everyone but most of the people would have in their mind, क्योंकि इतने ऑप्शंस आ चुके हैं मार्केट में, मार्केट ही कहूँगा मैं इसको, ठीक है इतने ऑप्शंस आ चुके हैं कि आपके लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज द राइट पाथ, ठीक है, एंड विच विल सूट यू, ठीक है। तो सबसे अच्छी अप्रोच मैं तो ये मानता हूँ कि खुद करके देखो। अच्छा। क्योंकि मैंने भी सबको बहुत कुछ ट्राई किया है, मैंने सुदर्शन क्रिया भी सीखी है, मैंने ये जो ब्रह्म कुमारी के कोर्स है 1 हफ्ते वाला मैंने वो भी किया है, मैंने बहुत सारे विपासना के लिए मैं अभी तक नहीं गया हूँ, क्योंकि 11 दिन के लिए 10 दिन के लिए जा पाना इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन योर ओन बिजनेस। जॉब में तो आप छुट्टी लेके शायद चले भी जाओ, जॉब में भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो प्लस मेरे को उसके लिए अभी तक रीज़न नहीं मिला कि मैं इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठाऊं, अभी तक मेरे को नहीं मिला, तो इसीलिए मैं नहीं गया। मैंने कहा ना, मैं स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करता हूँ अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को हार्मोनाइज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ को इन्जॉय करने के लिए। बेसिकली मेरा उतना है, भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाए, ये हो जाए, वो अभी के गोल्स में तो नहीं है वो मेरा। तो इसलिए इतने एक्सट्रीम स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम रेकी से, साउंड हीलिंग से और क्रिस्टल्स से और 1-2 चीज़ें और यूज़ करके हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ उससे। तो अब मैं अगर आपसे बात करूं कि आपको क्या करना चाहिए, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रेकी है वो मेरे को ज़्यादा पावरफुल लगती है। उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। क्योंकि जो मेडिटेशन होता है ना, वो सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। मेडिटेशन की एक स्टेज होती है जिसमें एक थॉटलेसनेस की स्टेट आती है, आपको वहाँ पहुँचना होता है। आपको सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाओ, ब्रेथ पे फोकस करो, ऑब्वियसली दिस इज़ द राइट वे, पर वहाँ तक पहुँचने में और ख़ास करके आज के लाइफस्टाइल में जितना स्ट्रेस है, जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन सब के होते हुए में अपने मन को शांत कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है, तो मैं जब रेकी करता हूँ तो रेकी से फ़ायदा क्या होता है कि आपको वो ऑटोमेटिकली आपको उस स्टेट में लेकर जाती है। आप जब रेकी करते हो तो धीरे धीरे आप उस स्टेट में जाना शुरू करते हो, और नहीं भी गए उस स्टेट में तो भी वो यू आर एबल टू यूज़ दैट एनर्जी। क्रिस्टल्स आप यूज़ करते हो जैसे, तो क्रिस्टल से मान लो आपके क्या होते हैं? ओके, सो क्रिस्टल नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, स्टोन्स होते हैं एक तरह के, जैसे जेम स्टोन्स होते हैं, तो जेम स्टोन्स के नीचे का, हाँ, उस तरह से क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टल्स की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। तो हर पर्पस के लिए आप वैसा क्रिस्टल अपने पास रख सकते हो। जैसे मान लो किसी को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, दिमाग बहुत काम करता है, लाइक शांत होता ही नहीं है, रात को नींद आने में मुश्किल होती है, तो उनको एक उस तरह का क्रिस्टल दे दिया कि भाई आप इसको पकड़ के बैठो, या जेब में भी रख लोगे या हाथ में ब्रेसलेट पहन लोगे, तो वो एनर्जी कंटिन्यूस आपके ऑरा में घूमती रहेगी, आपके चक्रास को इफेक्ट करती रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आप वो चक्रास को अलाइन करेगी, हाँ, या हेल्प करेगी, हाँ। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं ऐसी हैं जो आपको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं। मैं हमेशा ना फेवरेबल कंडीशन के ऊपर बहुत बात करता हूँ कि इट इज़ अबाउट फेवरेबल कंडीशंस अराउंड यू, कि आप कोई काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, राइट। तो अगर आपको मेडिटेशन भी करना है तो कुछ तो फेवरेबल कंडीशंस चाहिए आपको अपनी लाइफ में, ताकि आप कर पाओ। अब जैसे मान लो किसी को बहुत तेज दांत में दर्द हो रहा है,
या किसी को बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ठीक है, अब आप उसको बोलो कि जी आंख बंद करके मेडिटेशन करो, ठीक हो जाओगे, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल बात है यार ये, कि मेडिटेशन से हर चीज़ का सोल्यूशन निकाल पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक्स हैं, रेकी है, या मान लो किसी के फाइनेंसेस ही खराब चल रहे हैं, अब इतनी टेंशन में उसको बोलो बेटा तू मेडिटेशन कर, किसी का डाइवोर्स होने वाला है या बहुत परेशान है रिलेशनशिप में, तो कम्युनिकेशन करो। हाँ, उसको बोलो कि मेडिटेशन करो सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे लगता है यार बहुत मुश्किल बात है ये सब, ठीक है। तो उसको सोल्यूशन देने की ज़रूरत है। जब उसकी लाइफ में ये सोल्यूशंस होंगे ना, तो वो आध्यात्म का रास्ता बहुत अच्छे से चल पाएगा। ओके ओके। तो वो मेडिटेशन में भी उसका मन लगेगा, या उसको अपने अपने काम करने में भी उसका मन लगेगा। लेकिन अगर वो किसी रोग की वजह से, या मानसिक अवस्था की वजह से, या किसी रिलेशनशिप इशू की वजह से, या फाइनेंसिस की वजह से अगर वो परेशान है, तो उस टाइम पर उससे आप मेडिटेशन नहीं करवा पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। ओके। तो एक तो फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, और रेकी एंड क्रिस्टल्स जो हैं ये वो फेवरेबल कंडीशन बहुत अच्छी क्रिएट कर देते हैं कि आप अपने आप ध्यान की अवस्था या में जल्दी क्रिएट कर देते हैं। जल्दी क्रिएट। इनफैक्ट कुछ क्रिस्टल्स तो ऐसे हैं जिनको पकड़ के अगर आप बैठो तो अपने आप खट करके मेडिटेशन में उतरते हैं, वो इतने पावरफुल क्रिस्टल्स होते हैं। ओके ओके। तो दे सपोर्ट यू, यस। सो दिस इज व्हाट आई वुड से कि एक तो आप हर चीज़ ट्राई करके देखो, अगर आपको, हाँ, क्योंकि मैंने भी किया है, हर कोई अपना रास्ता खुद चलता है, तो सबकी अपनी जर्नी है, अपनी जर्नी है, और सबका अपना एक एक कनेक्शन बनता है हर चीज़ के साथ। किसी के लिए सुदर्शन क्रिया काम कर रही है, किसी के लिए ब्रह्म कुमारी का मेडिटेशन काम कर रहा है, किसी के लिए सदगुरु का काम कर रहा है, किसी के लिए रेकी काम कर रही है, ठीक है। तो सबका अपना अपना तरीका है करने का, तो जैसा आपको, आप करके देखो। यस यस यस। तो अगर इसी जर्नी को मैं आगे बढ़ाऊँ तो एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे अगर मेरे को रेकी सीखना है, या फिर किसी को भी अगर रेकी सीखना है, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए? तो हमने इसमें कोविड आने के बाद से ऑनलाइन करना शुरू किया, लेकिन हम बैच साइज़ हमेशा स्मॉल रखते हैं, क्योंकि मेरे को देखना होता है कि जिनको मैं सिखा रहा हूँ वो सीख पा रहे हैं कि नहीं। प्लस मेरे को सीखने के बाद में हैंड होल्डिंग देनी जूम होती है, जूम पे, हाँ। अच्छा, मेरे को हैंड होल्डिंग देनी होती है कि भाई आपके जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो मैं ओवरकम करवाऊँ। सिखा के छोड़ना इज़ नॉट द पर्पस। तो आप किसी भी रेकी ग्रैंड मास्टर से आप रेकी सीख सकते हो, ओके, ठीक है। एंड देन उसको अपनी लाइफ में सिर्फ सीखना इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव, उसको अपनी लाइफ में उतारना इज़ द ऑब्जेक्टिव, और चैलेंजेस वहीं आते हैं। 70 जो मैंने भी जो सिखाना शुरू किया उसका रीज़न ही यही था कि मैं अपने दोस्तों को बोलता था जाकर रेकी सीखो, लेकिन वो सीख तो लेते थे, बड़ा मज़ा आया, लेकिन आने के बाद में उनकी लाइफ का पार्ट नहीं बन पाती थी। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, अब मैं इंटरनेशनल कोचेस से अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए कई सारी ट्रेनिंग्स लेता था, तो मैंने उनके सिखाने के तरीके को अपनी कोचिंग टेक्निक्स में उतारा कि मैं कैसे उनकी लाइफ का इसको पार्ट बनवा सकूं। कि मैंने छोटे छोटे प्रोसेसेस बनाए कि अगर तुम पे 2 मिनट का टाइम है तो तुम ये करो, 10 मिनट का टाइम है तो ये करो, इस और भी कई सारी टेक्निक्स लगाई, हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करी कि भाई ताकि वो इस चीज़ को आगे ले जा सकें, ठीक है। तो अपनी लाइफ में उतार सकें, अपनी लाइफ का पार्ट बना सकें, और चेंजेस तो तभी आएंगे, सॉल्यूशंस आपको तभी मिलेंगे जब आप इम्प्लीमेंट करोगे। सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा, एंड दिस अप्लाइज फॉर एवरीथिंग। आप कोई भी चीज़ है अगर लाइफ में कुछ कर रहे हो, जैसे स्विमिंग भी है, तो आपको अगर स्विमिंग में अगर स्पीड बढ़ानी है अपनी, तो स्विमिंग सीखने के बाद आपको उतरना पड़ेगा पानी में, रोज़ उतरना पड़ेगा, रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। या किसी को अपनी हैंडराइटिंग स्पीड बढ़ानी है तो रोज़ लिखना पड़ेगा उसको बैठकर। तो ये नहीं हो सकता कि जी हमने कोर्स कर लिया हैंडराइटिंग का, या मान लो आपने वो क्या होता है कर्सिव राइटिंग का कोर्स होता है ना, कर्सिव राइटिंग, क्या तो बोलते हैं उसको, हाँ। तो अगर आप उस कोर्स को कर लिया आपने, अब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ कोर्स करने से आपको नहीं आएगा, रोज़ बैठ के आपको पेन लेके वो कर्सिव राइटिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको वो। तो अगर रेकी सीख लिया, हाँ, तो उसके बाद में दिन में कितना टाइम देना पड़ेगा? देखो मैं मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर किसी की, हाँ, किसी की लाइफ में कोई, मैं 2 केसेस लेके चलता हूँ। एक लाइफ में किसी के कोई मेजर इश्यूज हैं, तो उनके लिए मैं मान के चलता हूँ 45 मिनट्स इज़ द मिनिमम टाइम। 45 मिनट्स टू 1 आवर इज़ द मिनिमम टाइम। हाफ एन आवर बहुत जिद्दोजहद करके इतना तो कम से कम दे ही देना, ठीक है। लेकिन अगर एक नॉर्मल लोग हैं जो कोई इशू नहीं है, बस अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे मैंने जब सीखा था तो मेरे को कोई ऐसे मेजर इशू नहीं था, तो सिर्फ अगर आप वहाँ पर हो तो रोज़ क्या 20-25 मिनट भी अगर दे रहे हो, 20 मिनट भी अगर आप रोज़ दे लेते हो, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। सुबह शाम कैसे? कभी भी। अच्छा, कभी भी। ओके। सो मतलब 24 घंटे में से एटलीस्ट आधा घंटा तो रेकी को देना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो एक बार आपके जब आप जब इसमें थोड़ा आप टाइम स्पेंड कर लेते हो, देन उसके बाद आप एक आध दिन स्किप भी कर जाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके क्रिस्टल्स भी हैं तो वो आप कंपनसेट कर जाते हो। ओके। लेकिन शुरू के 21 दिन तो आपको एटलीस्ट थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ओके। सो सौरभ,
काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और पूरा रेकी के बारे में पूरा प्रोसेस समझ के और थोड़ा मेडिटेशन के बारे में भी मैं समझ गया मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो अब बताइए आपसे हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे लिसनर आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट या जो भी है। तो इंस्टाग्राम पर हम हैं ब्लिस स्क्वायर हीलिंग एकेडमी के नाम। ब्लिस स्क्वायर हीलिंग एकेडमी। ओके, ब्लिस स्क्वायर। हाँ, तो इसमें हम कोर्सेज भी कंडक्ट करते हैं और रिट्रीट्स भी कंडक्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई हम खुद अपने लिए नहीं रोज़ निकाल सकते आधा घंटा, आप हमें 2 दिन के लिए बुला लो, मरम्मत करके हमें भेज दो। अच्छा, तो उनके फिजियोथेरेपी करके आपको जो करना है आप वो कर देना, हमें ठीक होना है। अच्छा। तो उन लोगों के लिए हम रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रुप्स में। हाँ, तो रिट्रीट इज फॉर अटेंडिंग, नॉट टू लर्न रेकी। Not to learn, yes. Okay. Courses are to learn, and retreat is to to receive the benefit of these techniques. So उसमें हम क्या होता है, हम साउंड हीलिंग के सेशंस रखते हैं, उसमें हम क्रिस्टल हीलिंग के सेशंस रखते हैं। 1 दिन का 2 दिन का दोनों होते हैं, 1 दिन की भी होती है, 2 दिन की भी अच्छा, होती 2 दिन का भी होता है। ओके, और आपका अगर ऑनलाइन जो कोर्स करना है सीखने के लिए, वो कितने दिन का कोर्स होता है? वो 2 दिन का कोर्स होता है और दोनों दिन में 4-4 घंटे लगते हैं। 4-4 घंटे। तो मतलब 9 AM to 1 PM लेट्स से डे 1 पे है, तो डे 2 पे भी 9 AM to 1 PM एंड दैट्स इट। तो अगला रिट्रीट कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है? अगला रिट्रीट दिल्ली में ही है। अच्छा। जनवरी में हम करेंगे। अच्छा, अगले महीने करेंगे। डेट्स वी विल अनाउंस ऑन द इंस्टाग्राम। ओके। हाँ, तो उसमें यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। तो अगर रेकी के बारे में जानना है और समझना है तो रिट्रीट पे ज़रूर आइए। एंड सो थैंक यू सौरभ फॉर कमिंग और दिल्ली में टाइम निकालना, यहाँ तक आना स्टूडियो में और अपनी लाइफ जर्नी इतने ऑथेंटिकली शेयर करना, सो ये काबिल तारीफ है। एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। माय प्लेजर, इट्स रियली प्लेजर बीइंग विद यू एंड स्पेंडिंग टाइम विद यू, इट्स एन ऑनर। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट। और अगर इस पॉडकास्ट को आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए क्या आपको इस एपिसोड में अच्छा लगा, क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर वो भी डालिए अगर आपको कोई गेस्ट जिसको आप लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट में लाना चाहते हैं तो उनका नाम और लिंक दे दीजिए। आई विल ट्राई टू मेक देम कम ऑन माई पॉडकास्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।